चलिए, तो आज चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक। अब जैसे कि देख रहे हैं इसके अंदर दो टर्म है, थर्मो और डायनेमिक्स। ठीक, दो चीजें हैं इसमें। तो थर्मो मींस हीट और डायनेमिक्स मींस होता है मूवमेंट। ठीक। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हीट का मूवमेंट केमिकल प्रोसेस में कैसे होता है। ठीक है, हाउ डज हीट मूव्स ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो लिख लीजिए थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ movement of heat during a chemical process। ठीक है। अब देखो, केमिकल प्रोसेस जो होता है वो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सिस्टम और दूसरी चीज होती है सराउंडिंग। ठीक। तो केमिकल प्रोसेस में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो हो गया सिस्टम और दूसरा हो गया सराउंडिंग। सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम सिस्टम जो है हमारे ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, यानी कि जिसमें हम हीट का एक्सचेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा हो गया सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बीकर में केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, हीट का एक्सचेंज देख रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन जिसमें हो रही है बीकर, वो बीकर हो गया हमारा सिस्टम। और उस बीकर को छोड़कर पूरा यूनिवर्स जो है वो हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक। तो सिस्टम क्या हुआ? लिखिए, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation which is under observation। ठीक है। अगला लिखिए सराउंडिंग which is under which is under observation। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सराउंडिंग। सराउंडिंग हर्ष, अभी बेटा स्टार्ट करिए। थर्मोडायनेमिक्स में अभी हमने सिस्टम की डेफिनेशन बोली है। सिस्टम लिख लीजिए, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन सिस्टम हो गया। ओके सर। और सराउंडिंग की डेफिनेशन लिखिए। सराउंडिंग की लिखिए, इट इज रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इट इज रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। यानी सिस्टम को छोड़कर बाकी सारा यूनिवर्स जो है वो सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक। अभी आपको एग्जांपल बताया, अगर हम किसी बीकर में केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो ये बीकर हमारा सिस्टम हो गया। बीकर इज सिस्टम, और इस बीकर को छोड़कर पूरा का पूरा यूनिवर्स वो हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी कि हमारे सिस्टम जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक। अब इसमें पहला लिखेंगे फर्स्ट ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। ओके। देखिए बेटा, पहले समझ लीजिए, ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ हो सकता है। ठीक। ओपन सिस्टम क्या होगा? ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम हीट और
मैटर दोनों का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ कर सकते हैं, यानी कि सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से मैटर उस सिस्टम में आ भी सकता है और जा भी सकता है। हीट सिस्टम के अंदर आ भी सकती है और जा भी सकती है। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, एक कप ऑफ टी, अगर हम एक चाय देखें इस कप में रखी हुई, जो कि खुला कप है, तो इसमें से आप देखते हैं कि इसकी वेपर्स ऐसे निकलती रहती हैं। ठीक, तो वेपर्स क्या हुआ? वेपर इज द मैटर। तो मैटर कहाँ निकल के जा रहा है? मैटर जा रहा है हमारा एटमॉस्फेयर में, तो मैटर का एक्सचेंज हो गया। और साथ ही साथ ये चाय हमारी ठंडी भी होती जाती है, यानी कि हीट भी कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ओपन सिस्टम। ठीक है, लिखिए, ओपन सिस्टम इज सच सिस्टम, open system is such system in which matter and heat, matter and heat both can be exchanged, both can be exchanged with the surrounding, with the surrounding. ठीक, for example, open cup of tea, open cup of tea. ठीक है, सबको समझ आ गया बेटा? अगला देखते हैं हम लोग, सेकेंड, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक, अब देखो, अगर इसी कप के ऊपर हम यहां पर एक लिड लगा दें, क्या कर दें? इस कप को हमने कवर कर दिया। ठीक, तो कवर करने का मतलब क्या हुआ कि अब यहां से इसकी वेपर्स जो है वो निकलकर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगी। ठीक, यानी कि मैटर का एक्सचेंज अब नहीं हो रहा है, केवल हीट का हो रहा है। ठीक, सो ऐसा सिस्टम जिसमें कि सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज ना हो, केवल हीट का एक्सचेंज हो, दैट सिस्टम्स आर नोन एज ए क्लोज सिस्टम। ठीक, लिखिए, क्लोज सिस्टम्स आर दोज, क्लोज सिस्टम्स आर दोज in which only heat get exchanged, only heat get exchanged with surrounding, with surrounding, not matter, not matter. Okay, such systems are known as, such systems are known as, It's surrounding के बाद with surrounding, such systems are known as closed systems, closed systems. For example, for example, covered cup of tea, covered cup of tea. इसके बाद फिर थर्ड आता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, जैसा कि देखो नाम ही बता रहा है आइसोलेटेड, यानी कि सबसे अलग थलग। ठीक है, आइसोलेटेड माने क्या होता है? जो सबसे अलग थलग हो उसे हम आइसोलेटेड कहते हैं। ठीक, तो इसके अंदर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज हो और ना तो मैटर का एक्सचेंज हो। ठीक, हाँ, गुड। जैसे कि थर्मस। ठीक, जैसे कि थर्मस, तो थर्मस में आप देखते हैं कि अगर इसके आप अंदर देखें तो इस तरह से इसमें एक कांच की, सबसे अंदर कांच की एक ऐसे बोतल होती है। इस कांच की बोतल के ऊपर यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐसा गैप होता है, फिर प्लास्टिक ऐसे चढ़ा होता है इस पर। कांच भी हो सकती है, स्टील भी हो सकता है। ठीक, और इन दोनों के बीच में जैसे ये प्लास्टिक हो गई
और ये ग्लास हो गया, दैट इज द प्लास्टिक, दैट इज ग्लास। और इन दोनों के बीच में भरा होता है एक इंसुलेटर मटेरियल। क्या भरा होता है? इंसुलेटर मटेरियल। हाँ, और इसके ऊपर यहाँ पर देखते हो ऐसे लिड बनी होती है, और लिड भी सेम ऐसी ही होती है। ठीक, यहाँ पर भी क्या होता है? इंसुलेटर मटेरियल होता है। ठीक, अब इसकी वजह से क्या हुआ? पहली बात तो इसके ऊपर लीड लगा दी, तो लीड लगाने की वजह से मैटर का एक्सचेंज ये जो है ये रुक गया। फिर जब यहाँ पर इंसुलेटर मटेरियल लगा दिया तो हीट का भी निकलना, हीट भी अब नहीं निकलेगी। ठीक, तो ऐसे सिस्टम जिसमें ना तो हीट और ना मैटर दोनों का ही एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होता है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, लिख लीजिए, isolated system is that isolated system is that in which neither matter nor heat is exchanged with the surrounding। ठीक, एग्जाम्पल हो गया थर्मो फ्लास्क, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये इतना समझ आ गया सबको, टाइप ऑफ सिस्टम क्या क्या होते हैं। चलिए फिर इससे आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद फिर आता है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस सिस्टम। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस सिस्टम। ठीक, अब पहले देखेंगे हम लोग होमोजेनस सिस्टम। ठीक, देखिए होमोजेनस सिस्टम क्या होगा। होमोजेनस सिस्टम में हम एक ऐसे सिस्टम को रखते हैं जिसमें सिस्टम के सारे कंपोनेंट, ठीक है, एक ही फिजिकल स्टेट में हो, उसे हम बोलते हैं होमोजेनस सिस्टम। ठीक, जैसे कि भाई क्या क्या हो सकता है एक सिस्टम के अंदर? रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक, या फिर कैटलिस्ट हो सकता है। तो अगर ये तीनों चीजें एक ही फिजिकल स्टेट में हो, यानी कि अगर रिएक्टेंट गैस है तो बाकी सारी चीजें भी गैस हो, ठीक, अगर रिएक्टेंट हमारा सॉलिड है तो बाकी सारी चीजें भी सॉलिड हो, या लिक्विड है तो लिक्विड हो, तो ऐसे हम सिस्टम को क्या बोलेंगे? होमोजेनस सिस्टम। ठीक है। हम्म 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 रिएक्शन मिक्सचर हमारा कैसा है? ठीक, अब रिएक्शन मिक्सचर मतलब जैसे हुआ, जैसे मान लो हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं N2 और H2 में, ठीक, और इससे बनी क्या? अमोनिया, अमोनिया बनी। ठीक, तो यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कैसे हैं? गैसियस हैं, तो इसे हम बोलेंगे होमोजेनस सिस्टम। लेकिन अगर ये दोनों गैस और ये लिक्विड है तो हेट्रोजेनस सिस्टम हो जाएगा। ठीक, बात समझ आई? लिखिए, homogeneous systems are those homogeneous systems are those in which all component
of the system are present in same phase, component are present in same phase, same phase. ठीक, एग्जाम्पल लिख लो, ये ऊपर लिखा हुआ है N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, बैलेंस कर लो इसको, बैलेंस हो गई। लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। चलिए आगे लिखिए, हेट्रोजिनस सिस्टम। हेट्रोजिनस सिस्टम। अब होमोजेनस से क्लियर ही हो गया, वो सिस्टम जिसमें के सारे कंपोनेंट डिफरेंट फेज में हो या सिंगल फेज में ना हो, उसे हम हेट्रोजिनस सिस्टम बोलेंगे। ठीक, लिख लीजिए, heterogeneous system is that heterogeneous system is that in which all the component of the system are not present, all the component of the system are not present in single phase, in single phase। हो गया बेटा, लिख लिया सभी ने? हेलो, चलिए अगला देखिए, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक, अब इसमें हम लोग पहला देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक, अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसके मैटर के साइज पर, उसके पार्टिकल के साइज पर और उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, क्या हो गया? ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके पार्टिकल के साइज और पार्टिकल की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज intensive properties are those which don't या do not depend on size and quantity of particles। ठीक है, which do not depend on the size and quantity of the particles। अब क्या क्या इसमें हो सकता है? पहला, प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, ठीक, तीसरा डेंसिटी, ठीक, स्पेसिफिक हीट, इसको सी से दिखाया जाता है, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन,
विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि साइज पर और उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक, अब जैसे अगर मान लो हमने वो ले लिया, क्या कहते हैं उसको, चलो शुगर ले लेते हैं, शुगर ले लिया हमने। ठीक, अब शुगर के पार्टिकल्स तुमने चाहे बड़े लिए चाहे छोटे लिए, ठीक, चाहे जैसा लिया, लेकिन शुगर का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, समझाया? इसी तरह से क्या कह रहा है वो, बॉइलिंग पॉइंट। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब चाहे तुमने 10 ग्राम या 10 मिलीलीटर पानी लिया हो, चाहे इसको तुमने 1000 लीटर लिया हो, वो बॉयल कितने पर होगा? 100 पर ही होगा। ठीक, इसी तरह से विस्कोसिटी, अब चाहे तुमने 1 चम्मच शहद ली हो और चाहे तुमने 1 ग्लास शहद ली हो, लेकिन विस्कोसिटी क्या रहती है? हमेशा एक जैसी ही रहती है, सेम रहती है। ठीक, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि उसके क्वांटिटी पर और मैटर पर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए इनको बोला गया इंटेंसिव। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? इंटेंसिव। दूसरा चलिए लिखिए, सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक, लिखिए, these are such properties of the system, these are such properties of the system which depends on, which depends on size, size and quantity of the particles, size and quantity of the particles. Example, example, mass, mass, volume, mass, volume। ठीक, इंटरनल, इंटरनल इंथैल्पी, इंटरनल इंथैल्पी। ठीक, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, हाँ, एंड वर्क, वर्क। ठीक, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो साइज पर और क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, बता रहे हैं। अब देखो, पहला तो मास। तो मास क्या होता है? जितने ज्यादा पार्टिकल बढ़ते जाएंगे मास भी बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम, वो भी उसी से रिलेटेड है, जितने ज्यादा पार्टिकल बढ़ेंगे वो उतनी ज्यादा जगह घेरेंगे, तो वॉल्यूम हो गया। ठीक, इंटरनल इंथैल्पी। अब इंटरनल इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी होती है सम ऑफ द ऑल एनर्जीज। ठीक, तो जितना ज्यादा मटेरियल के अंदर पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब बात आती है वर्क की, तो W इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए। तो जब मास आ गया यहां पर, तो ये भी क्या हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि मास खुद में एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब स्पेसिफिक हीट क्या बताती है? स्पेसिफिक हीट जो है पर मोल की एनर्जी होती है। ठीक, मतलब क्या हुआ? दैट इज द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ द हीट विच इज Can रिक्वायर्ड you repeat टू। it again? हेलो, हाँ बोलो, क्या करो बेटा? So can you repeat it? ओके, द एक्सटेंसिव हीट, sorry, the specific heat is the amount of the heat which is required to increase temperature of any substance by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए
जितनी एक्स्ट्रा हीट उसको सप्लाई की जाती है वही उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। हाँ, ठीक। भाई ऐसा नहीं है कि तुमने 1 डिग्री सेल्सियस किसी भी सब्सटेंस को हीट किया तो पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? अब जैसे मान लो तुमने यहाँ पर इसको हीट किया, ठीक? तो जब तक इस पूरे सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बराबर नहीं होता है, तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही नहीं। समझ आया? भाई तुमने यहाँ पर हीट किया ना, तो ये क्या करेगा? धीरे-धीरे ये हीट पूरे सारे मॉलिक्यूल्स में फैलेगी और जब सारे मॉलिक्यूल की हीट बराबर हो जाएगी और उससे ज़्यादा हीट पहुंचेगी, तब कहीं जाकर इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। पूरे पूरे सब्सटेंस का, ठीक। हाँ, नहीं नहीं, पूरे सब्सटेंस का। ये क्योंकि इस पॉइंट पर तो तुम हीट ही कर रहे हो ना, लेकिन यहां तक टेम्परेचर कब पहुंचेगा? क्योंकि जब सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तब पहुंचेगा यहां तक, ठीक। तो 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? 1 डिग्री से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और वो हर एक सब्सटेंस में अलग अलग होती है। अब जैसे आयरन में ये अलग होगी, कॉपर में ये अलग होगी। अब कॉपर जल्दी हीट हो जाता है, कॉपर जल्दी हीट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है, ठीक। गोल्ड और जल्दी हीट हो जाएगा क्योंकि उसकी हीट की कंडक्टिविटी ज्यादा है, आयरन की और कम होगी, ठीक। इसी तरह से तुमने मान लो लकड़ी ले ली, वुड ले लिया, तो वहां पर हीट की कंडक्टिविटी हो ही नहीं रही है, ठीक। तो इस तरह से अलग अलग सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो अलग अलग होती है। होता है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स थोड़ा ना होता है कि तुमने यहाँ हीट किया तो यहाँ हीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। क्योंकि वो हीट का कंडक्टर नहीं है। बात समझ आई Different कैसे? substances for different specific heat. हाँ, सभी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, इसीलिए उसका नाम ही है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। क्लियर हुआ बेटा सबको? हेलो, हेलो। कहाँ चले गए भाई सारे? चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका। अगला है, देखो क्या बता रहा है भैया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन, ठीक। अब पहले देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। चलिए लिखिए, लिखिए, ए सिस्टम अंडरगोज चेंज, a system undergoes change as a result of chemical reactions, as a result of chemical reactions, ठीक है। it can be described, it can be described before and after the change in the terms of, before and after the change in terms of certain It can be properties. described. It can be described before and after the change in terms of certain properties such as pressure, volume, temperature, and composition.
ठीक है, these are known as a state functions. These are known as a state functions. लिख लिया बेटा सभी ने? आगे लिखिए, these are also called state variables or thermodynamic parameters and state of the system is known as thermodynamic state. ठीक है, कुछ वेरिएबल्स की लिस्ट है, जैसे देखिए नोट करिए, प्रेशर, वॉल्यूम, इंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी। प्रेशर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, फ्री एनर्जी ऐसे डिनोट किया जाता है। प्रेशर को P से, वॉल्यूम को V से, इंथैल्पी को H से और G से हम फ्री एनर्जी को दिखाते हैं। अभी ये सब चीजें नई हैं थोड़ा आप लोगों के लिए, इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। फ्री एनर्जी, इंथैल्पी नहीं, फ्री एनर्जी। और H हो गई इंथैल्पी। बाकी आपको पता ही है, प्रेशर है और वॉल्यूम है। इसके अलावा भी होता है टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी U, ठीक, एंट्रोपी और नंबर ऑफ मोल्स N। S यहां पर हो गई एंट्रोपी और U हो गई इंटरनल एनर्जी और T इज द टेम्परेचर एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, स्टेट फंक्शंस, ठीक, या स्टेट वेरिएबल। ओके, तो स्टेट वेरिएबल वास्तव में होते क्या है, देखो अभी जो आपने डेफिनेशन लिखी इसको फिर से समझ लो। वैसे आधा तो समझ आ गया हो, लेकिन पूरा समझ लो इसको। क्या है ये, देखो क्या बताता है ये, कि अगर मान लो यहां पर एक सिस्टम है जो अभी ए स्टेट में है, ठीक, इसमें हमने प्रेशर और कुछ टेम्परेचर वगैरह चेंज करके इसको हमने क्या कर दिया, बी स्टेट में पहुंचा दिया। ठीक, मतलब क्या हुआ, एक सिस्टम था जिसका कुछ अपना एक प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। ठीक, इसका वॉल्यूम हमने बढ़ाकर या घटाकर इसका कर दिया P2, वॉल्यूम बढ़ा के या घटा के हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गई, दो अलग अलग स्टेट हो गई। ठीक, अब इस स्टेट को चेंज हमने किसके द्वारा किया, इस स्टेट को जो चेंज करने के लिए हमने जिस चीज का यूज किया वो है हमारे स्टेट वेरिएबल। जैसे प्रेशर, भाई अगर हमने प्रेशर ना चेंज किया हुआ था तो इसकी स्टेट चेंज होती नहीं होती। इसी तरह से वॉल्यूम चेंज किया तब ये चेंज हुआ। इसी तरह से टेम्परेचर, इसी तरह से इंटरनल एनर्जी, इसी तरीके से एंट्रोपी, इसी तरह से इंथैल्पी, इसी तरह से नंबर ऑफ मोल। यानी कि इन सारी चीजों में जब हम चेंज करते हैं तो उसकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई भी सिस्टम पहुंचता है। समझ आया? तो ये जो ए और बी स्टेट हैं ये क्या कहलाएंगी,
थर्मोडायनेमिक स्टेट। हाँ, ये क्या कहलाएंगे? थर्मोडायनेमिक स्टेट। ठीक, और ये क्या कहलाएंगे जिसको चेंज करके हमने ये स्टेट प्राप्त की? ये कहलाएगी इसकी वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। बहुत क्लियरली इसको समझिए, पूछा जाता है ध्यान से। जिसको नहीं समझ आया फिर से पूछ लीजिए बेटा। क्लियर है सबको? स्टेट वेरिएबल। हेलो, हाँ अभिषेक बोलो, क्या कह रहा है? हेलो अभिषेक, नहीं आ रहा है? हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, क्या? हेलो अभिषेक, अच्छा फिर से समझा दें? चलो ठीक है, बाकी सबको समझ आ गया? कोई नहीं, चलो देख लो। आशा तुम्हें समझ आ गया? हेलो हेलो हर्ष, सर आपकी आ रही है पर मेरी नहीं जा रही है। अच्छा, आवाज में दिक्कत हो रही है कुछ। अभी तो अच्छा अच्छा। हाँ हर्ष, आप जो है फिर से एक बार जो है वो लीव करके ज्वाइन करिए, देखिए शायद आ जाए आवाज, है ना? ये आवाज में क्यों दिक्कत हो रही है भाई? अंश कहाँ है? सही नहीं। चलो कोई नहीं, फिर से हम समझा दे रहे हैं, है ना? क्या बता रहे हैं यहाँ पर देखो, अभी हमने बताया इसमें, चलो दूसरा एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। ठीक, अब जैसे अभी हमने बताया कि मान लो तुमने यहां पर वाटर ले लिया,